कुंडली अध्ययन वस्तुतः है क्या कि ज्योतिषी या जो भी ग्रह के प्रभाव जो दैवज्ञ और ज्योतिषी आपको बताते हैं वो बदलाव नहीं कर सकते। और इस कलयुग में ना ऐसे कालनेमी कितने घूम रहे हैं जो ज्योतिष को बदलाव का एक बड़ा ये बता देते हैं कि हाँ बदल जाएगा, बदलता नहीं है। ज्योतिष जैसा विषय समझने और मार्गदर्शन का विषय है। मार्गदर्शन क्यों? हमें क्या नहीं करना है, हमें क्या करना है, शास्त्रोक्त क्या करना है ना? पूजा कैसे करनी है, पद्धति क्या है, निषेध क्या है, विधि क्या है, ग्रह को क्या खुश करता है, ग्रह को क्या अप्रसन्न करता है, ये ज्योतिष का विषय है। और आपको यही बताया जाना चाहिए। ये नहीं कि दिया ना जलाओ, कुल देवता की पूजा ना करो, दान मत करो, गाय की सेवा ना करो, ब्राह्मण और माता पिता का अनादर करो, ये नहीं बताया जाता। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूं, ये कुंडली आई है मेरे पास फरीदाबाद हरियाणा से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कुंडली अध्ययन वस्तुतः है क्या कि ज्योतिषी या जो भी ग्रह के प्रभाव जो दैवज्ञ और ज्योतिषी आपको बताते हैं वो बदलाव नहीं कर सकते। और इस कलयुग में ना ऐसे कालनेमी कितने घूम रहे हैं जो ज्योतिष को बदलाव का एक बड़ा ये बता देते हैं कि हाँ बदल जाएगा, बदलता नहीं है। ज्योतिष जैसा विषय समझने और मार्गदर्शन का विषय है। मार्गदर्शन क्यों? हमें क्या नहीं करना है, हमें क्या करना है, शास्त्रोक्त क्या करना है ना? पूजा कैसे करनी है, पद्धति क्या है, निषेध क्या है, विधि क्या है, ग्रह को क्या खुश करता है, ग्रह को क्या अप्रसन्न करता है, ये ज्योतिष का विषय है। और आपको यही बताया जाना चाहिए। ये नहीं कि दिया ना जलाओ, कुल देवता की पूजा ना करो, दान मत करो, गाय की सेवा ना करो, ब्राह्मण और माता पिता का अनादर करो, ये नहीं बताया जाता। ये अगर कोई बता रहा है इसका अर्थ है कि हमें सावधान हो जाने की आवश्यकता है। क्लियर है? आइए, जन्म होता है इनका माघ माह में। माघ माह में जन्मे लोग होते हैं वो उत्कृष्ट सफलता प्राप्त करने वाले लेकिन थोड़े भ्रमित होने वाले होते हैं। उत्तरायण शिशिर ऋतु कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, ये जो शिशिर ऋतु होता है इस पे शनिदेव का प्रभाव होता है। इस वजह से व्यक्ति के जो काम होते हैं वो थोड़े रुक रुक करके विलंब के साथ होते हैं। और कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि के जो चंद्रमा होते हैं वो शुभग्रह होते हैं। और शुभग्रह के जो चंद्रमा होते हैं वो जातक के जीवन को शुभता देने का काम करते हैं। मंदिर दर्शन, गंगा दर्शन, ब्राह्मण दर्शन, शिखर का दर्शन, ये सब होता रहता है। और ये भी कह सकते हैं कि कई बार व्यक्ति के पास धन भी बढ़िया रहे, पद भी अच्छी रहती है, प्रतिष्ठापन्न होता है, ज्ञानी और सुखी भी होता है, मन में बहुत सारा उद्वेग नहीं है, बहुत सारे प्रश्न नहीं हैं, बहुत एकदम बिल्कुल स्थिरता है। तो ऐसा है कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि के चंद्रमा। सोमवार को जन्मे हैं और वार के अधिपति इस कुंडली के लिए सुख के अधिपति होते हैं। और जाकर के कहाँ बैठे हैं? जन्म कुंडली के पंचम भाव में। ये अपने आप में ही वारेस बलवान, क्योंकि शुक्र से दृष्ट हैं। इनके ठीक अगले ही घर में बुध बैठे हैं। इनसे एकादशवें भाव में मंगल, ये इनका साहस बढ़ाएंगे और चतुर्थ भाव का भी बल बढ़ाएंगे। लेकिन ये चंद्रमा राहु और केतु के एक्सिस के मध्य है, मतलब 4 घर पीछे और 4 घर आगे राहु केतु बैठे हैं। इस वजह से ये कभी कभी कन्फ्लिक्शन में लेके जाएंगे। ये चंद्रमा गुरु से 12वें भाव में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने वाला, जिज्ञासु और लंबी आयु के साथ साथ श्रेष्ठ जगहों पे अपनी दिमाग और बुद्धि लगाने वाला बनाते हैं, लेकिन जिद्दी भी बनाते हैं। इस चंद्रमा से पंचम भाव की स्थिति बहुत अच्छी, जो व्यक्ति को बुद्धिमान, ज्ञानी
और संततिवान बनाएगी। उसी चंद्रमा से सप्तम स्थान में जो शुक्र बैठे हैं वो व्यक्ति को सुंदर काया वाली पत्नी देते हैं। इसी चंद्रमा से छठवें घर में जो शनि बैठे हैं वो व्यक्ति को कभी कभी रोग देने का काम करते हैं, और हालांकि सामान्यतः ये व्यक्ति को साहसी भी बनाते हैं। वार के अधिपति ठीक है, मतलब पंचम भाव में चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, कोई वहां पे हड़बड़ी नहीं है। इस वजह से हमें परिवार को, समाज को देखते हुए निर्णय लेना चाहिए, और जितना ज्यादा हो सके अपनी परंपराओं पे विश्वास करने की आवश्यकता होती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि मघा नक्षत्र। अर्यमा नाम के पितर इस मघा नक्षत्र के स्वामी देवता है। वैसे तो ये नक्षत्र मघा नक्षत्र केतु का है ना, पर बात जो करें तो यहाँ ये बात हमें हमेशा याद रखनी होगी कि मघा नक्षत्र आयुष्मान योग, तो आयु तो बहुत अच्छी है, पर ओम अर्यम ने नमः इस मंत्र का जप व्यक्ति को प्रत्येक दिन 108 बार करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर हो सके तो ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप प्रत्येक दिन 108 बार करना चाहिए। बाकी और कोई अलग से मंत्र नहीं। अगर हो सके तो इसके अतिरिक्त आप जोड़ सकते हैं गुरु मंत्र, नाम जप आप सदैव स्वतः कर सकते हैं। पर ये दोनों मंत्र कुंडली के ग्रहों को बलवान और मजबूत बनाने के लिए काफी श्रेयस्कर सिद्ध होंगे। तो कहने का अर्थ मेरा ये है, ओम अर्यमणे नमः, और अगर बन पड़े तो अपने गले में भृंग राज की जड़ गले में रविवार के दिन धारण करना चाहिए, और अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए, है ना। जितने भी हमारे पितर हैं, जो अमावस्या कृष्ण पक्ष जो होता है वो पूरा पितरों का होता है, और शुक्ल पक्ष जो होता है वो देवताओं का होता है। तो कृष्ण पक्ष की अमावस्या मतलब पितर मजबूत, तो कृष्ण पक्ष की अमावस्या को अपने पितरों के निमित्त दीपदान, भोजन का दान, मालपुआ, रबड़ी, खोया, मिष्ठान खूब बढ़िया ब्राह्मण को खिलाइए, और साथ ही साथ बिल्वपत्र के वृक्ष के चारों तरफ दीपों की माला बनाएं। ये काम करना होगा। अंतिम में उपाय भी बताऊंगा। तो ये अभी मैं जो बता रहा हूँ ये पंचांग शोधन, आपका पंचांग बता रहा हूँ। मघा नक्षत्र आयुष्मान योग, क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण होगा। क्षत्रिय वर्ण यानी कि राजसिक प्रवृत्ति, और राजसिक प्रवृत्ति में क्या होता है, व्यक्ति जो होता है वो सुखी होता है, महत्वाकांक्षी होता है, हठी भी होता है, क्रोधी भी होता है, विनम्र भी होता है, श्रद्धावान भी है। लेकिन राक्षस गण के होने के कारण उसमें तमस तत्व की प्रधानता देखने को मिल जाती है। तामसिक गुण क्या होंगे, मारो काटो, छीनो झपटो, खाओ खेलो पियो मौज करो, कुछ भी भोजन कर लो, कैसे भी रह लो, गंदा भी रह लो, साफ भी रह लो, स्पष्ट भी बोल दो, कठोर भी बोल दो, कड़वा भी बोल दो, मन का साफ भी है। मतलब वहां पे कोई विशेष भाव नहीं है, भाव तरंग बहुत ज्यादा नहीं है ना। और चंद्रमा जो बैठे हैं वो सिंह राशि में बैठे हैं, मघा नक्षत्र का चंद्रमा। ऐसी अवस्था में व्यक्ति बड़ा ही मननशील होता है, पर वो अपने ऊपर काम कई बार जितना करना चाहिए उतना ना करके तपाक से बोल देने वाला होता है, बहुत ज्यादा विचार करने वाला नहीं होता है ना, कानूनबाज होता है ना, सिद्धांतों की अवहेलना नहीं करने वाला होता है। वो नहीं चाहता है कि कोई उसके बनाए गए नियम को काटे और तोड़े, किसी भी तरीके से सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहता। अनुभवी है, मंत्र जापक है, भगवान में प्रीति रखने वाला, दृढ़ प्रतिज्ञ, कम संतति वाला इंसान है। कामोत्तेजक भावनाएं तीव्र होती हैं पर बड़ा ही न्यूट्रल सा होता है, मतलब बहुत ज्यादा काम की भावनाएं प्रबल हैं, आवेग है, लेकिन लंबे समय तक वो रतिक्रिया में अपनी पति को, संतुष्ट पत्नी को नहीं कर पाता। ऐसा 1 से 2 संतति, इससे ज्यादा नहीं, बहु संतति वाला नहीं होता। पत्नी से, बच्चों से प्रायः बुढ़ापे में अनबन बन जाती है, या प्रायः अकेलेपन का शिकार व्यक्ति हो जाता है। पेट की समस्या व्यक्ति को सदैव परेशान करती है। बाल जो होता है वो बाल कम हो जाए, गंजेपन का शिकार हो जाए, या बाल हैं तो झड़ रहे हैं, या हैं तो पके हुए हैं, है ना। दांत जो होते हैं वो नुकीले होते हैं, चीरने फाड़ने वाले दांत होते हैं। क्रोध में आ जाए तो फिर किसी का भी कुछ भी कर दे, ऐसी इस तरीके की स्थिति। जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति होती है, एग्रेशन होता है, सत्य को समझने की शक्ति होती है, बोलने की शक्ति होती है, कानून, सर्जन, रासायनिक प्रयोगशालाएं, रासायनिक चीजें, है ना, खाद, रासायनिक खाद, इस तरीके का। उसके बाद स्टील से संबंधित, फर्नीचर से संबंधित इस तरीके का काम व्यक्ति करते हुए देखा जाता है। इसके साथ साथ व्यक्ति जो होता है वो कलाओं की समझ भी थोड़ी बहुत रखने वाला होता है। ये आपकी कुंडली के पंचांग में राजसिक और तामसिक तत्वों की प्रधानता को समाप्त करके, उसके प्रभावों को समाप्त करके या कम करके धीरे धीरे हमें अपने जीवन को, जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे सात्विक प्रवृत्ति की तरफ बढ़ने की आवश्यकता होगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे
तो कई बार आपको परेशानी हो जाएगी। पंचांग में सबसे अच्छी बात क्या है? पंचांग में सबसे अच्छी बात है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा आपके शुभ ग्रह हैं, और मैंने बात की ना, आश्रित चंद्र से बला बलानी, है ना, चंद्रमा पे सारे ग्रहों का बल आश्रित होता है। और ग्रह प्रयक्षंति शुभाशुभानि, सभी ग्रह फल करते समय चंद्रमा का मुंह देखते हैं। और मनस्तु हितगु चंद्रमा को कहा गया है, मतलब वो मन का हित जानते हैं, किस में कहाँ कंसंट्रेशन डालना है, कहाँ कंसंट्रेशन नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है। इस तरीके का जो ज्ञान है, जो तर्क है, जो धर्म है, जो आध्यात्मिक उन्नति है, जो दान है, जो पुण्य है, जो स्थिरता है, जो गति को समझने की बात है, वो सब सूर्य बुध नवम भाव में दे रहे हैं। अब आइए आपको आपकी कुंडली के मैं लग्न, नवांश और दशमांश पे ग्रहों का एक सामरिक अध्ययन प्रस्तुत करता हूं। अब बात करते हैं जन्म कुंडली के लग्न वर्ग चार्ट पे। मेष लग्न की कुंडली में लग्न का मान 6 अंश बना है, अश्विनी नक्षत्र। ये व्यक्ति को बुद्धिमान तो जरूर ही बना देता है, लेकिन कंफ्यूज भी करता है। और उसका एकमात्र कारण कि जन्म कुंडली के लग्नेश जाकर के तीसरे भाव में बैठे हैं, और जन्म कुंडली के उसके ठीक पीछे केतु बैठे हैं। तो लग्नेश जहां बैठे उसके ठीक पीछे केतु की स्थिति और गुरु की शत्रु राशि या शत्रु दृष्टि। तो लग्नेश जहां बैठेंगे उसके ठीक पिछले भाव पे गुरु की दृष्टि व्यक्ति को, उसके व्यय को संतुलित और केंद्रित करने की कोशिश करेगी, जीवन में जिम्मेदारियों को बांध करके रखने की कोशिश करेगी। लेकिन केतु उसमें कहीं ना कहीं भ्रम पैदा करेंगे। इसका अर्थ होगा कि जब कभी भी मंगल की दशा में केतु का अंतर आएगा तो व्यक्ति का व्यय बढ़ेगा। और अभी दशा चल रही चंद्रमा की, इसका अर्थ है कि भी मंगल आने वाले हैं 2033 से। दूसरा कि लग्न का जो मान है वो 6 अंश का है। ये एक तरीके से बाल्यावस्था का लग्न कहा जाता है, और बाल्यावस्था का लग्न व्यक्ति से गलतियां करवाता है। मतलब हमें बहुत ही सज्जनता पूर्वक अपना निर्णय लेना है, अपनी मजबूती को लगातार तराशने की आवश्यकता है, उस पर काम करने की आवश्यकता है। कभी भी आप खाली नहीं बैठ सकते। जब तक कोई काम हो ना जाए तब तक उसके बारे में कोई शोर ना मचाए। एकदम बिल्कुल अपने मेहनत पे फोकस और एकाग्रचित्त दत्तचित्त होकर के फोकस करने की आवश्यकता है। अन्यथा लग्नेश का तीसरे भाव में बैठना और तीसरे भाव के स्वामी का नवम भाव में बैठना, ये कहीं ना कहीं भाग्य की भी चिंताएं देते हैं और संघर्ष भी बढ़ा देते हैं। यह संघर्ष इसलिए बढ़ा देते हैं क्योंकि व्यक्ति को संघर्ष कराना है जीवन में ग्रहों के द्वारा। तो लग्नेश तीसरे भाव में बैठे तो ये एक तरीके से धनवान सुखी, तो ये सामान्य बात हो जाती है। व्यक्ति अपने पराक्रम के बल पे सारी चीजें इकट्ठा कर लेता है। पर जरा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे तीसरे भाव के स्वामी और छठवें भाव के स्वामी होकर के बुद्धदेव नवम भाव में बैठे हैं, जो भाग्य को संघर्ष में लेके जाते हैं। धर्म, दान, पुण्य, पूजा उनका एक अपना नेचर होगा, पर व्यक्ति के भाग्य में संघर्ष भी होगा, क्योंकि संघर्ष भाव के अधिपति नेष्ट भाव के स्वामी, है ना, जाकर के नवम भाव में बैठे हैं। लग्न प्रबुद्ध नहीं है। प्रबुद्ध होता तब चीजों पे पकड़ मजबूत होती। मतलब हमारी पकड़ ढीली हो सकती है, हम लोगों को पहचानने में गलती कर सकते हैं, हम अपने नियंत्रण को स्थापित करने में हमसे चूक हो सकती है, हम इंद्रियों के वश में बंधे नहीं जा सकते, उनको बांध नहीं सकते, हम उसके गिरफ्त में आ सकते हैं। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि लग्न का मान 5 अंश 6 अंश का है। लग्नेश तीसरे भाव में संघर्ष में है, और दरअसल वो नीचा विलासी हैं। उन पे किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, क्योंकि मेष लग्न की कुंडली के लिए बुध भी शुभ ग्रह नहीं होते। सूर्य के साथ बैठे हैं, शनि और राहु के बीच में फंस रहे हैं, उलझ रहे हैं। इस वजह से वहां पे काफी अच्छा उनको भाव नहीं मिल रहा है। इसका अर्थ है कि तृतीय और छठवें भाव के स्वामी जब शनि और राहु के संपर्क में आएंगे, किसी भी पापक ग्रह के प्रभाव में नहीं आएंगे, तो कहीं ना कहीं एक संघर्ष वाली स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। तो बुध की दशा में भाग्य, धर्म, दान, पुण्य, माता पिता, स्वास्थ्य, चिंता, इन सभी चीजों से व्यक्ति को सावधान होना चाहिए। अब मैंने ये बहुत एक लाइन में सामान्य बात तो कह दी, पर जहां मैंने पिता कहा है, माता कहा है, वहां पे उन दशा में जब बुध की दशा आए तो व्यक्ति को अपने माता और पिता, अपने कम्युनिकेशन, अपने धर्म, अपनी आध्यात्मिक उन्नति, अपने दान की प्रक्रिया, इन सभी चीजों पे बड़ी गहराई से फोकस करने की आवश्यकता होगी। एक लाइन की बात है, मैंने यूं ही हवा में नहीं कह दी है, पर हाँ, इस पे आपको काम करना पड़ेगा। लग्न कुंडली में केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं, एकमात्र ग्रह शनि, जो यहाँ पे बहुत मजबूती से शश योग लगा रहे हैं, और जन्म कुंडली में वो गुरु से दृष्ट हैं। पर फिर भी कन्या राशि के गुरु
सामान्य ही होते हैं, पर गुरु और बुध का जो परिवर्तन हुआ है वो एक तरीके से जो चीज़ आपको एक बार में मिल जानी चाहिए थी उसमें वो संघर्ष देने की कोशिश में लेके जा रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि गुरु और बुध की दशा न्यूट्रल से थोड़ी ज़्यादा अच्छी परिणाम दे सकती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो अपनी दशा में आपके संघर्ष को कम कर देंगे। वो संघर्ष देंगे, जारी रखेंगे। मतलब हमें अपने स्वास्थ्य, अपनी दिनचर्या, अपनी जो कम्युनिकेशन है, अपनी जो न्यायप्रियता है, अपना जो अनुशासन है, उस पे फोकस बना करके रखने की आवश्यकता होगी। ये कुंडली अपने पिता के साथ संबंधों को बहुत ही मजबूती से जो है वो शेप दे सकती है। दशम स्थान में शनि स्वग्रही व्यक्ति को अनुशासित करते हैं और पिता को किसी नशे की चपेट में लेके जाते हैं। ऐसा न हो, इस वजह से ध्यान रखना होगा। पिता अनुभवी हैं, उनके अनुभवों को लिया जाए, पर उनकी अच्छी बातों को स्वीकार करने की आवश्यकता है, बुरी आदतों को नहीं। एकादशवें भाव में शुक्र बैठे हैं, ये वर्गोत्तम है। यहाँ भी 11 नंबर में बैठे हैं, यहाँ भी 11 नंबर में बैठे हैं। इस वजह से ग्रह जो है वो वर्गोत्तम है, और वर्गोत्तम ग्रह इस कुंडली के लिए क्या बढ़ाएंगे? दाम्पत्य का सुख, लाभ का प्रभाव। और चूंकि चंद्रमा के साथ हैं तो दाम्पत्य में कभी कभी अनिर्णायक स्थिति भी लेके जाते हैं। कभी कभी पत्नी जो होती हैं वो बिना कुछ बताए ही बहुत सारा काम कर जाती हैं, या कई बार झूठी लांछन भी लगा देती हैं। ससुराल वालों से कई बार मतभेद होने लगता है, तो ऐसा ना हो। इस वजह से अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह मिला करके ही करने की आवश्यकता है। विवाह अगर हो, कुंभ राशि कुंभ लग्न, सिंह राशि सिंह लग्न, मकर राशि मकर लग्न और मीन राशि मीन लग्न की जातिकाओं से विवाह हो तो ज्यादा उत्तम होगा, है ना। जन्म कुंडली के आगे बढ़ते हैं तो द्वितीय भाव के स्वामी का लाभ भाव में बैठना, उसके ठीक पीछे शनि स्वग्रही होकर के गुरु से दृष्ट है। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में लाभ, पैतृक संपत्ति, धन। पैतृक संपत्ति को तो चलो ठीक है, पर व्यक्ति जब कभी भी धन कमाने चलता है तो उसको उसमें थोड़ी बहुत मशक्कतों का या दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। वो केतु एक सामान्य से ऐसे रोग दे देते हैं। तीसरे भाव में मंगल बैठे हैं, ये इस भाव के कारक होते हैं। सूर्य, बुध और मंगल का प्रभाव है। इस भाव से चौथे भाव में गुरु बैठे हैं, जो इस भाव का बल बढ़ाएंगे। इस भाव का स्वामी इन्हें देख रहा है, इस वजह से व्यक्ति पराक्रमी होगा बाई नेचर। वो मेहनत करने वाला है और धार्मिक है, बड़ों का आदर करने वाला, ज्योतिष में विश्वास रखने वाला, पुरातन संस्कार और पद्धतियों को जीने वाला, ऐसा होता है। मतलब ये अच्छी बात है। तीसरे भाव के अधिपति अगर इस भाव को नहीं देखते तो भाई बहनों से भी संबंधों में कमजोरी हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं होगा। लेकिन तीसरे भाव में नीचा भिलासी होकर बैठे हैं तो व्यक्ति को भाइयों के साथ उनको समझने में, अपने कम्युनिकेशन को और अपने पराक्रम को सही दिशा में लेके जाने की आवश्यकता होगी, और गलत निर्णय से बचना होगा। यहाँ विवाह में गलत निर्णय हो सकते हैं, मित्रों के बारे में गलत निर्णय हो सकता है, भवन भूमि वाहन पसंद करने और उनको उससे संबंधित कोई भी डील करने में व्यक्ति गलत निर्णय ले सकता है। अपने कम्युनिकेशन को लेकर के व्यक्ति को सदैव उस पर फोकस बना करके रखने की आवश्यकता है। ये सब करने की आवश्यकता है। क्लियर है? इतनी बातें मैंने बताई हैं। अब जरा ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे चतुर्थ भाव के अधिपति का पंचम भाव में बैठना और शुक्र से दृष्ट होना। तो चतुर्थ भाव के स्वामी भवन भूमि वाहन, मानसिक शांति, और सप्तम भाव के स्वामी इस कुंडली के द्वितीय और सप्तम के अधिपति होकर के एकादशवें में बैठे हैं। दाम्पत्य से लाभ तो हो रहा है, पर चतुर्थ भाव के स्वामी को सप्तम भाव के अधिपति, ये दोनों केंद्रों के स्वामी एक दूसरे को देख रहे हैं। ये माता का सुख व्यक्ति को बढ़िया देते हैं। उनके ठीक पीछे अगर मंगल नहीं बैठे होते तो माता रुग्ण नहीं होती। इस भाव के अधिपति अगर शुक्र से दृष्ट है तो मारक ग्रह देख रहा है। तो शुक्र की दशा में जब कभी भी चंद्रमा का अंतर आए, या जब कभी भी शुक्र की महादशा में चंद्रमा का अंतर और राहु का प्रत्यंतर आए, तो माता के स्वास्थ्य को परेशानी होगी और घर में कलह का वातावरण बनेगा। इसका ध्यान रखना चाहिए। गुरु छठवें भाव में बैठे हैं 20 अंश के हस्त नक्षत्र में। ये बहुत अच्छा है, व्यक्ति को सामरिक रूप से समझदार बनाते हैं। उसकी दृष्टि जो शनि पे जा रही है, ये भी बहुत अच्छी बात कही जाएगी, और काफी हद तक इसे मैं बहुत ही मजबूत निर्णय कहूंगा। न्याय के मामले में, पक्ष को रखने के मामले में, अपनी बात को स्पष्टतया सामने वाले के सामने प्रस्तुत करने के मामले में ये बहुत अच्छा होता है। धर्म, पुराण, आध्यात्मिक उन्नति, करियर को समझना, उसको लेकर के थोड़ा डीप थॉट में जाना, ये सब चीजें गुरु और शनि की दशा में देखने को मिलेंगी। उसी गुरु का प्रभाव जो जन्म कुंडली में यहाँ अगर बैठे हैं, अगर जरा भी यहाँ बैठ जाते तो और आनंद आ जाता। इस कुंडली का पूरा नेचर ही बदल जाता सकारात्मकता की तरफ। पर गुरु से सूर्य केंद्र में ये व्यक्ति के चरित्र को मजबूत बनाते हैं, और गुरु से बुध केंद्र में ये व्यक्ति को कृतज्ञ और बड़ों का आदर करने वाला धर्मज्ञ बनाते हैं। गुरु जो वहां बैठे हैं वो केतु से दृष्ट हैं। गुरु और केतु का जो प्रभाव आ रहा है वो व्यक्ति को दुश्मनों से दुश्मनी करने वाली नहीं है, वो शत्रु को भी मित्र बनाने की स्थिति में है। वो जल्दबाजीपन की प्रक्रिया में है, और साथ ही साथ वो जितना समाज को देना चाहता है कई बार उससे वो कम दे पाता है, या फिर उसकी
बल में ऐसी बात रहती है कि मैं धर्म करूं, पूजा करूं, समाज के लिए कुछ करूं, कुछ ट्रस्ट बना दूं, कुछ ऐसा बड़ा बृहद कार्य करके जाऊं जिससे लोग मुझे याद रखें। एक बात और भी याद रखिएगा, छठवें और तीसरे भाव के स्वामी होकर के जब बुध यहाँ बैठेंगे और अस्त हो रहे हैं, ऐसी अवस्था में व्यक्ति को वायरल इन्फेक्शन होता रहता है और विश्व विख्यात बीमारियां जैसे कोरोना जैसी बीमारी जो आई थी, ऐसी बीमारियों के होने का चपेट भी होता है। मतलब हमने अपने इम्यून को ठीक रखने की आवश्यकता है। अगर उसमें जरा भी गड़बड़ी होगी तो हमारा स्वास्थ्य हमें नीचे गिरा सकता है और हम उसके चपेट में आ सकते हैं। मतलब सर्दी, खांसी, जुकाम वैसे तो ठीक है, सूर्य और चंद्रमा क्रमशः जन्म कुंडली में दोनों त्रिकोण में बैठे हैं तो ये बात पूर्णतया लागू नहीं होगी, पर सावधानी आवश्यक होगी, क्योंकि रोगेश जन्म कुंडली में सूर्य के साथ बैठे हैं। तो हड्डी, आंख, इम्यून और पूरा जो बोलते हैं ना जो पूरा तंत्र होता है शरीर का, वो गड़बड़ कई बार परेशान करता है। मतलब इम्यून सिस्टम कमजोर होता है ना। आंखों की ज्योति को भी ये परेशान करते हैं। सप्तम भाव के अधिपति एकादशवें में, ये बहुत अच्छा। और सप्तमे स्वर्गोत्तम, मतलब दाम्पत्य और शारीरिक सुख अच्छा, अनुभव अच्छा है, मंत्र जप अच्छा है और पुराणों का अध्ययन, ये सब व्यक्ति को अच्छाई से करते देख रहा हूं। अष्टम भाव में राहु बैठे हैं, ये इस कुंडली के लिए ठीक नहीं है। अगर मैं इस कुंडली का एकमात्र कमजोर पक्ष कहूंगा तो दो पक्ष इस कुंडली के कमजोर बनेंगे। एक अष्टम भाव के राहु, जो व्यक्ति के दिमाग को बड़ा परेशान करते हैं। वो उसके पास आए हुए धन को सही दिशा नहीं देते, उसके मनन, चिंतन और मंथन को सही दिशा नहीं देते, उसके कंसंट्रेशन को डिरेल करते हैं, गड़बड़ छाला करते रहते हैं, सत्य को असत्य, असत्य को सत्य बनाते हैं, गलत जगहों पे भ्रम पैदा करते हैं, सही जगह पे भ्रम पैदा करते हैं, स्पष्ट होने नहीं देते। तो ये कब होगा? राहु की दशा में। राहु की दशा में लालच बढ़ जाए, लोभ बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा धन कमा लूँ, बहुत ज़्यादा लोगों से पहचान बन जाए, मेरी पहचान बड़े लोगों से होती, मैं अच्छे और बड़े लोगों से बात करता। वैसे ये सबकी चाहते हैं, पर यहाँ के राहु ज़्यादा चाहने लगते हैं और इस वजह से कई बार उसको नुकसान होता है ना। राहु जो बैठे हैं वृश्चिक राशि में, उस राशि का अधिपति इस कुंडली का लग्नेश है और पापक ग्रह तो नहीं, पर सामान्यतया उनके पीछे केतु और सूर्य बुध के प्रभाव के कारण कहीं ना कहीं पापक प्रभाव जरूर ही देखने को मिल रहा है। वैसे पंचम भाव के अधिपति का नवम भाव में बैठना, नवमेश का छठवें भाव के अधिपति के साथ संघर्ष में जाना, ये थोड़ी बहुत परिवर्तन की स्थिति को कमजोर कर रहा है। लेकिन पंचम भाव के स्वामी का नवम भाव में जाना व्यक्ति को उसके पूर्वजों का आशीर्वाद उसके पास बहुत अच्छा रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नवम भाव ठीक है, राहु ज्येष्ठा नक्षत्र में 27 अंश के बैठे हैं। नवांश कुंडली के आधार पर वो आपको धार्मिक तो जरूर बनाएंगे और चाहे किसी भी स्थिति में आपके बुद्धि को स्टेबल रखने की वो पूरी कोशिश करते हैं, पर ये बाहर से दिखता है, अंदर से होता नहीं है। नवम भाव आपकी कुंडली का सबसे मजबूत भाव बना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इस कुंडली में एक सिद्धांत और भी लागू होगा। छठवें भाव के स्वामी जब नवम भाव में बैठे तो व्यक्ति को सरकारी क्षेत्रों से या उसके हिस्से की चीज कोई भी उससे छीन नहीं सकता है। मतलब व्यक्ति की स्थिति बड़ी अच्छी मानी जाती है, सुखद मृत्यु होती है। सूर्य और चंद्रमा में सूर्य का प्रभाव ज्यादा बलवान होता दिख रहा है, इस वजह से व्यक्ति धर्म और धर्म के पालन करने में निपुण, साक्षात्कार देने वाला, काफिला का मालिक, भाग्यशाली और बहुत ज़्यादा नैतिकीय तत्वों का पालन करने वाला भी होता है। तार्किक होता है, उसके तर्क के सामने कोई हारे नहीं और दान पुण्य करने में आगे बढ़ता है। बस इतनी बात याद रहे कि बुध अष्ट होके बैठे हैं, इस वजह से हमें अपने शत्रुओं को पहचानने की निश्चित रूप से शक्ति रखनी होगी। गलत निर्णय न हो, घर की साफ सफाई स्वयं से व्यक्ति को करने की आवश्यकता है। दशम स्थान बहुत अच्छा बना है, ये पद देता है, सामाजिक स्थिति देते हैं, राजनीति का योग बना देते हैं और व्यक्ति राजनीतिज्ञ होता भी है, करता भी है राजनीति और उससे धन भी कमाता है, लाभ भी कमाता है, प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है, न्यायप्रिय होता है, फौजदारी, कानून वगैरह इस तरीके की शिक्षा व्यक्ति हासिल करता है और उसमें वो सफल भी होते देखा जाता है। कानून से संबंधित काम, धन से संबंधित काम, सीए, बैंकिंग, फाइनेंस, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बोलते हैं, ये सब आपकी कुंडली में बना हुआ है। शेयर बाजार को समझने की शक्ति बहुत अच्छी है। टेलीकॉम सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में भी व्यक्ति को काम करते हुए देखा जाता है, रासायनिक क्षेत्रों में भी व्यक्ति को काम करते देखा जाता है। एकादशवां स्थान जन्म कुंडली में बने उससे पहले कि दशम स्थान बहुत अच्छा बना हुआ है। धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं 23 अंश के। सूर्य और बुध में से बुध अस्त हो रहे हैं, बुध अस्त होने के बावजूद भी परिणाम करते रहते हैं। लेकिन शनि से ठीक 12वें भाव में सूर्य व्यक्ति को स्वास्थ्य की चिंता, हेडेक, माथे की परेशानी और कई बार आधे सर में दर्द है ना, जैसे बगल में घाव होने लगता है,
फोड़ा होने लगे, और कई बार वायरल इन्फेक्शन जैसे मैंने कहा था उस तरीके की समस्या जातक के जीवन को परेशान करती है। एकादशवां भाव आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छा बना है, शुक्र एकादशवें भाव में है, बहुत अच्छे बन रहे हैं, मैं वहां पे उन्हें कमजोर नहीं करूंगा। सिद्धांत है कि धन भाव के स्वामी का संबंध लाभ भाव से बन जाए तो ये अच्छा होता है। धन भाव पे गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी है। वर व्यवहार को हमें एक जैसा रखना है, उसमें कोई उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा ना आए, इसका ध्यान रखना होगा। ये मैंने लग्न कुंडली बताई है। अब इसी का नवांश कुंडली से कंपैरिजन करते हैं। चंद्रमा सिंह राशि में, यहां पे चंद्रमा बैठे हैं, कहां जाकर के बैठे हैं चंद्रमा, लगता है निखिल जी भूल गए हैं, लग्न में चंद्रमा बैठे हैं यहां पे, है ना। तो लग्न कुंडली में यहां पे चंद्रमा 5 नंबर में, यहां 2 नंबर में। इसका अर्थ होगा कि चंद्रमा की दशा में व्यक्ति को सांसारिक सुख मिलेगा, मन उसका शांत रहेगा। होरा चक्र में यही चंद्रमा जो स्थिति बना के बैठे हैं, वो बैठे हैं लग्न चक्र के आधार पर, वो 5 अंश के हैं, तो काफी हद तक वो अपनी दशा काल में आपसे मेहनत करवाने वाले ग्रह के रूप में बन रहे हैं, है ना। क्योंकि वो सिंह राशि में बैठे हैं, सूर्य की राशि में 15 अंश से नीचे बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो कई बार अपनी दशा काल में व्यक्ति को थोड़ी बहुत मेहनत भी करवाने वाले ग्रह बन जाते हैं। सूर्य जो बैठे हैं वो यहाँ बैठे हैं धनु राशि में, और यहाँ बैठे हैं कहाँ, धनु राशि में। इसका अर्थ है कि सूर्य वर्गोत्तम, तो धर्म, नैतिकीय तत्व, जिम्मेदारी, पोषण करना और चरित्र को निर्माण में ले जाना, ये सारी चीजें बहुत अच्छी बन जाती हैं। मंगल यहाँ 3 नंबर में, और यहाँ पे मंगल 1 नंबर में। मंगल की दशा जातक को लाभ देने वाली, फैशन, दुनिया की समझ और अपने रिश्तेदार भाई बहनों पे खर्च करने वाला, उनको आगे बढ़ाने वाला, बच्चों को आगे बढ़ाने की स्थिति में या ऐसी मति बुद्धि रखने वाला बनाते हैं। बुध जन्म कुंडली में जो बैठे हैं वो धनु राशि में बैठे हैं, और यहाँ पे बुध कन्या राशि में बैठे हैं। बुध की दशा में मानसिक अशांति होगी, रोग परेशान करेगा, माता को भी, आपको भी और घर के परिवार को भी। ये इस वजह से गणेश जी की पूजा होती रहे, कभी कभी बुध की दशा में दुर्गा सप्तशती, महामृत्युंजय वगैरह करवा देना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति यहाँ कन्या राशि में बैठे हैं, और यहाँ पे बैठ रहे हैं वो कहाँ, जन्म कुंडली में कर्क राशि में, उच्च के हो गए, उच्च के नवांश में चले गए, और इनसे इनके ऊपर राहु की दृष्टि, इनके 10 घर आगे मंगल स्वग्रही, इनके ठीक आगे शनि बैठे हैं। और जरा देखें तो इस भाव का अधिपति जन्म कुंडली में उच्च का है, इस वजह से यहाँ पे काफी हद तक 75% तक ये गुरु आपको अच्छा परिणाम देंगे, बल्कि कई बार तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छे परिणाम देते हुए दिख रहा है। एजुकेशन हो, संतान हो, सुख हो, चरित्र हो, सत्य को समझने की शक्ति हो, धर्म समझना है, तीर्थ को समझना है, उसका सम्मान करना है, बड़ों का आदर करना है, ये सब पत्नी के भी नेचर में रहेगा। शुक्र जो बैठे हैं वो लग्न कुंडली में कुंभ राशि में, यहाँ पे भी जन्म कुंडली में कुंभ राशि में, इस वजह से ये स्थिति अच्छी होगी, शुक्र की दशा अच्छी जाएगी। लेकिन इन दशा काल में जब कभी भी शुक्र में शनि का अंतर है, शुक्र में राहु का अंतर है, शुक्र में गुरु का अंतर है, तो हमें सावधान होना होगा। स्वास्थ्य, दाम्पत्य, 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 किसी भी तरीके से। शनि मकर राशि, यहाँ पे सिंह राशि, शत्रु के नवांश में जा रहे हैं, इस वजह से सावधान। हड्डी और वात जनित समस्या, कफ जनित समस्या भी चतुर्थ स्थान में बैठ करके घर में कलह का वातावरण, निद्रा से संबंधित परेशानी, और कई बार व्यक्ति को उसके वाणी को कठोर और कड़वा बना देते हैं। राहु वृश्चिक राशि में, यहाँ बैठे हैं जन्म कुंडली में मीन राशि में। इसका अर्थ होगा कि राहु यश, मान, पद, प्रतिष्ठा लगभग वो देने वाले ग्रह बन जाते हैं। तटस्थ होकर के राहु की दशा दाम्पत्य के लिए परिणाम देगी। वहीं दशवांशा चक्र में लग्न कुंडली में शुक्र और बुध बहुत अच्छा, यहाँ पे जो स्थिति बनी है वो कई बार आपको परेशान कर रही है कारोबार को लेकर के, उसको और भी ज्यादा ऑथेंटिकेशन देनी होगी। पंचम भाव में केतु, गुरु उच्च के तो नहीं है, पर यहाँ पे वृश्चिक राशि में जिसका अधिपति उच्च का बैठा है, शनि यहाँ पे कमजोर हो रहे हैं, मंगल और शनि का प्रभाव है, इस वजह से कारोबार में एक जैसी निरंतरता नहीं है। हमें उसको सबसे ज्यादा कुछ त्याग करके सारा सबसे पहले अपने कारोबार को सही दिशा दें। अब जरा ध्यान से समझते हैं, तो जन्म कुंडली का केंद्र जितना भरा रहेगा ना, कुंडली में उतनी ही स्ट्रेंथ होती है और उस व्यक्ति की सफलता और भी ज्यादा तीव्र होती है। यहाँ केंद्र बिल्कुल ही खाली है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि पंचम और नवम भाव कम से कम भरे पड़े हैं, पर एक सिद्धांत है कि चंद्रमा से नवम घर में या पंचम घर में, जो चंद्रमा से पंचम घर में जो ये सूर्य बैठे हैं, ये व्यक्ति को सामान्यतया बुद्धिमान तो बना ही देते हैं। यही चंद्रमा से जो पंचम भाव के बुध बैठे हैं, ये व्यक्ति को निर्णय लेने में समझदारी देते हैं। अब बात करते हैं, दशमांशा चक्र पे मेरा ध्यान था। उच्च के मंगल, गुरु बढ़िया, मतलब व्यक्ति नौकरी से भी धन कमा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि व्यक्ति सरकारी नौकरी की सफलता अर्जित कर सकता है और उसमें सफलता के योग बने पड़े हैं।
जरा ध्यान से देखेंगे तो चंद्रमा लग्न में उच्च के बैठ रहे हैं, नवमांश चक्र में रोहिणी नक्षत्र के। ये अच्छी बात होती है दाम्पत्य के हिसाब से। शुक्र यहाँ बढ़िया। दशमांशा चक्र में लग्न और दशम स्थान के अधिपति गुरु और बुध बनते हैं। गुरु और बुध एक दूसरे से सकट योग में हैं, छठवें आठवें बैठे हैं। ये कई बार संघर्षों की स्थिति को उत्पन्न करने वाले बना देते हैं। एकादशवें भाव में जो शनि और राहु बैठे हैं, ये बात जातक को अपनी दशा काल में जब कभी भी शनि और राहु आते हैं तो प्राप्त करने में संघर्ष देते हैं। यहां पे शुक्र और बुध दोनों ही जातक के पॉजिटिव अपीयरेंस को बढ़ाने वाले, गुरु कारोबार को बल देने वाले, इतनी सारी स्थितियां बन रही हैं। नक्षत्रों के आधार पर अगर बात करते हैं तो सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं। नवमांश कुंडली में वो ग्रह आपको अनुभवी बना रहा है मूल नक्षत्र में बैठ करके धनु राशि में, और ऐसे आपके व्यक्तित्व को वो मजबूती दे रहे हैं। चंद्रमा मैंने बात की है, थोड़ी बहुत स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, कंफ्यूजन और धार्मिक बना रहे हैं। मंगल जो बैठे हैं वो पुनर्वसु नक्षत्र में, और नवमांश चक्र में वो मंगल भरणी नक्षत्र के, वो फैशन की समझ और आधुनिक काल की शिक्षाओं को समझने वाला, सरकार के सपोर्ट में रहने वाला और सरकारी तंत्र से, राजनीतिज्ञों से लाभ अर्जित करने वाला बना रहे हैं। वहीं बुध देव आपकी कुंडली में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे, जिसके आधार पर आपको इमोशनल बना रहे हैं। नवांश कुंडली में वो आपको एनर्जेटिक प्लैनेट के तौर पे चित्रा नक्षत्र में बैठ करके थोड़ा बहुत रोग व्याधि से युक्त कर रहे हैं, हालांकि उसमें कोई ऐसे जान जाने की स्थिति नहीं है। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में हस्त नक्षत्र में और नवांश कुंडली में बहुत बढ़िया पुष्य नक्षत्र में बैठ रहे हैं। इस वजह से भाग्य का सुख, विवाह को बचाने की पूरी कोशिश, दाम्पत्य टूटने का कोई योग नहीं, क्योंकि मंगल सप्तमेश होकर के स्वग्रही और गुरु की इस पे दृष्टि है। शुक्र लग्नेश होकर के बैठे हैं, जिस भाव में बैठे उस भाव के अधिपति से दृष्ट हैं, अपने मित्र से दृष्ट हैं। लग्न में उच्च के शुक्र या चंद्रमा बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, दाम्पत्य को स्थिरता देते हैं, क्योंकि स्थिर लग्न की कुंडली बनी है, स्थिर राशियां केंद्र में बनी है। अब जरा ध्यान से देखें तो शुक्र के बाद शनि की बात करते हैं, तो शनि धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं। नवांश कुंडली में वो मंगल मघा नक्षत्र में बैठ रहे हैं। इस वजह से कभी कभी वो घर में कलह का वातावरण या कारोबार में कभी कभी असंतोष की प्रवृत्ति देने का काम करते हैं। वैसे शनि की दृष्टि सप्तम स्थान और 12वें भाव पे तो गुरु और शनि दोनों की दृष्टि जारी है। इस वजह से व्यय को कंट्रोल करता है और उसमें अपना दिमाग लगाता है। वहीं 7वीं दृष्टि मानसिक संताप देने वाली, 10वीं दृष्टि सामान्यतः अच्छी जा रही है। राहु जो है वो जन्म कुंडली में ज्येष्ठा नक्षत्र में और नवांश कुंडली में वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठ रहे हैं। डिग्री के आधार पर वो काफी हद तक आपको सामान्यतः कभी कभी महादशाओं में व्यय, मानसिक व्यग्रता, घर परिवार में थोड़ा बहुत कलह का वातावरण ये देने वाले बन रहे हैं। इस कुंडली में अपनी पत्नी और विवाह मिला करके किया जाए, मतलब कुंडली मिला करके विवाह हो, नहीं तो पत्नी की आयु को कमजोर भी देखा जा रहा है, ऐसी भी बात हो सकती है। शनि की दृष्टि इस भाव पे है, इस भाव के अधिपति शुक्र राहु और केतु के प्रभाव में है। गुरु से 6वें 8वें बल रहे हैं, द्वितीय भाव में केतु बैठे हैं। इस वजह से कई बार उनकी आयु को कमजोरी मिलती है, ऐसी भी स्थितियां देखने को मिलती। होरा चक्र के आधार पर अगर मैं बात कर दूं तो आपकी कुंडली में मंगल, बुध और सूर्य की दशाएं अच्छी जाएंगी, जबकि थोड़ा बहुत कंपटीशन इन ग्रहों के अतिरिक्त चंद्रमा, गुरु, शनि, राहु, केतु और शुक्र की दशा में हो सकती है। भवन, भूमि, वाहन आपको कई बार एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के बाद आपको भवन का सुख मिलेगा। कम्युनिकेशन आपका ठीक है। सांसारिक सुख इस कुंडली में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माता और पिता में से माता को आयु अच्छी है, पिता के पास थोड़ा बहुत संघर्ष देखने को मिल रहा है। संतति का सुख आपकी कुंडली में 100% बहुत अच्छा है। पूजा पाठ करने का बल आपकी कुंडली में लगातार नहीं है, इसको लगातार करने की आवश्यकता है। कौन सा ग्रह कितने प्रतिशत का परिणाम कर रहा है उसके आधार पर सूर्य को हमें बल देने की आवश्यकता। अब उपाय पे फोकस कर दूं। गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ, अपने घर की सफाई स्वयं से, गाय की सेवा, ओम आदित्याय नमः, ओम अर्यमणे नमः, गुरु मंत्र का जप, बेल के वृक्ष के चारों तरफ दीपों की माला बनाना, काला तिल और अक्षत शिव जी पे अर्पित करना। साथ ही साथ अगर हो सके तो चंद्रमा आपकी कुंडली में 25% का परिणाम कर रहे हैं, नियमित दिनचर्या का पालन करें, उससे चंद्रमा ठीक होंगे। मंगल के लिए प्रत्येक दिन अगर हो सके तो किसी मंदिर का दर्शन, बुध के लिए अच्छे मित्रों से मित्रता, बार बार बहुत ज्यादा किसी को एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने कम्युनिकेशन को और भी ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। गुरु आपकी कुंडली में 50% का परिणाम कर रहे हैं, मतलब धर्म है, और कई बार उसमें अनिरंतरता भी बन रही है। बड़ों का आदर कम ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। जितनी जल्दी हो सके गुरु दीक्षा ले लीजिए और खूब बढ़िया भगवान का
प्रभाव अपने जीवन में समाहित करिए। शुक्र 100% परिणाम करेंगे, इस वजह से सांसारिक सुख और आगे की दिनचर्या और जीवन ठीक रखने की पूरी कोशिश करनी होगी। शनिदेव आपकी कुंडली में 25% से ज्यादा 50% का बल दे रहे हैं। राहु और केतु आपकी कुंडली में 25% का परिणाम कर रहे हैं। इनकी दशाएं अगर 100% मिल जाती हैं, जैसे राहु अगर युवावस्था में बैठते हैं तो अच्छा फल करते हैं, अन्यथा वो कमजोर परिणाम करने लगते हैं। क्लियर है? शुभ अंक आपकी कुंडली के लिए अगर जो बनेगा उसके आधार पर 2 अंक बहुत अच्छा है, 4 अंक भी बहुत अच्छा है। रंग सफेद और चांदी का रंग और साथ ही साथ क्रीम कलर। दिशा धन कमाने के लिए आपकी कुंडली के आधार पर पश्चिम है। पूरब दिशा के मकान में रहा जा सकता है। सिंह और धनु राशियां मित्र की राशियां हैं। इस कुंडली में मारक ग्रह चलेंगे राहु। कई बार आपकी कुंडली में सप्तम भाव पे शनि की दृष्टि के कारण शनि भी मारक होंगे, और इस कुंडली में सबसे ज्यादा कष्ट राहु में मंगल, राहु में शनि, यही दोनों तीनों दशाएं दे सकती हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में कोई भी शुभ कार्य करना हो, सूर्य बुध और चंद्रमा की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मित्रों से मित्रता, शत्रुओं से भी मित्रता इस कुंडली को आगे बढ़ाएगी। आप लड़ाई करके किसी से नहीं जीतेंगे। कोर्ट केस कचहरी का मामला इस कुंडली में बिल्कुल नहीं है। आप ऋण में नहीं मरेंगे। मृत्यु आपकी कष्ट से न हो, इस वजह से प्रारब्ध मजबूत बनाते रहिए। नित्य अच्छे प्रारब्ध का निर्माण दान पुण्य पूजा पाठ मंदिर दर्शन आदि से होता रहता है। क्लियर है? शुभ दिन शुक्रवार और सोमवार का रहेगा। इस कुंडली के आधार पर इतनी सारी चीजें, नक्षत्र दान करना हो मघा में दान करिए, है ना। पुनर्वसु, अश्विनी, उत्तराषाढ़ा, हस्त और भरणी, ये नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए अच्छे रहेंगे। पुष्य भी ठीक है। क्लियर है? सावधान रहना है, राहु की दशा में बहुत हेडेक देते हैं। सावधान रहना है हमें कई बार गुरु की दशा में किसी को धन देने से। धन तो आपको किसी को भी देने से बचना चाहिए, पैसा लौट के नहीं आएगा। इतनी सारी चीजें। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।